चलिए देखिए, हम 1 कौन चैप्टर पढ़ रहे थे, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। अब यहां से समझिए क्या कहानी कह रहा है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, आप सभी जानते हैं जब प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये होता है ना प्राकृत संख्या बाबू। तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब 6 के पावर आप 1 रखोगे, 6 के पावर 2 रखोगे, 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, इसका मतलब यही हुआ डैश डैश। तो 6 के पावर 1 का मतलब बाबू, 6 के पावर 2 का मतलब, 6 के पावर 3 का मतलब दूसरा, और 6 के पावर 4 का मतलब ऐसा ही संख्या आते जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, जांच करके बताइए कि 6 के पावर n प्राकृत संख्या के लिए क्या इसका जो अंक होगा, इसका मान होगा या शून्य पर समाप्त होगा, मतलब उसका इकाई का अंक कभी शून्य आएगा। आपको इतना करने के बाद कहीं दिखा है कि आ रहा है? नहीं दिखा है, नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जांच तो कर लिए, जब 6 के पावर में कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे, अभी फिलहाल में 3 तक हमने रखा, 3 तक हमने रखा तो 216 आया। इसका अंक जो है, इस संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं हुआ, मतलब इसका इकाई का अंक शून्य नहीं आया। बात बुझाया? तो इसका जवाब हम ऐसे नहीं देंगे। तो जरा ये सोचो कि किस संख्या का पावर, कौन यहां संख्या रहेगा, क्या रहेगा, ठीक ना, कि इसके पावर में कोई भी प्राकृत संख्या रहे, माने प्राकृत संख्या आए तो उसके शून्य पर समाप्त होने की संभावना है। तो जानते हो, कोई भी संख्या, माने कोई भी संख्या हो, यहां पे जो भी हो संख्या, अगर उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा तो पक्का है कि इसके पावर में कोई भी प्राकृत संख्या रखोगे, कोई भी प्राकृत संख्या रखोगे, उसका अंत शून्य पर ही समाप्त होगा। जैसे वहां संख्या क्या हो सकती है, 2 गुणे 5 या 2 के पावर m, माने 2 गुणे 5 कहो, m मत लेके जाओ, 2 गुणे 5 का आधार होना चाहिए। घात में कोई भी प्राकृत संख्या रहेगा तो पक्का है कि उसका अंत शून्य पर ही समाप्त होगा। क्लियर है? यहां इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट मान लेंगे a बराबर में 6 के पावर n। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे, a माने इसको a मान लिए हैं हम, इसका फैक्टर होगा 2 गुणे 3 के पावर में कितना बाबू, n। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n में 6 का गुणनखंड ना, चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, a के पावर n में, चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखिए, चूंकि हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि किसी संख्या a के पावर n में, n के लिए a का गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर, 2 गुणे a का गुणनखंड 2 के पावर m, चाहे 2 गुणे 5, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो उसका अंत शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। किस पर समाप्त होगा बाबू? शून्य पर समाप्त होगा। अब कहोगे सर इसका कोई प्रमाण दीजिए, हम तब मानेंगे। 2 की पावर m, 5 की पावर n, m और n क्या है, कोई नंबर हो सकता है, कोई प्राकृत संख्या हो सकता है, बशर्ते हम a को लिए हैं, a की पावर n, इसमें a का बात कर रहे हैं हम। अगर n कुछ भी रहेगा ना तो उसके पावर में इसके पावर से गुणा हो जाएगा, फिर फिट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। जैसे कि मान लो 10 है, 10 शून्य पर समाप्त हुआ है, इसका फैक्टर तोड़ोगे तो तुमको 2 गुणे 5 मिलेगा। 20 है, शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो इसका फैक्टर मिलेगा 2 के पावर 4 गुणे 5, नहीं गलती बोल रहे हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5, 2 के पावर 2 गुणे कितना, 5, 2 दूना 4 5 20। आप बताओ आधार में 2 है, यहां 5 आया है कि नहीं आया है, यहां 2 है और यहां 1 है कि नहीं है, तो m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, माने जो 2 है वो m का काम कर रहा है, 2 के पावर m और 5 के पावर n। किसी को कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? अगर आप 15 को लोगे ना तो सर 3 गुणे 5 आएगा,
आना क्या चाहिए, 2 और 5 एक साथ आएगा, तभी हम समझेंगे वो शून्य पर समाप्त होगा। हम आपको उल्टा दिखा रहे हैं, यहां शून्य पर समाप्त होने वाली कुछ संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड इसी रूप में आ रहा है। तो हम खूब दावे के साथ कह सकते हैं जो कोई भी संख्या रहेगा a के पावर n के रूप का हो, अगर a का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n एक साथ आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो शून्य पर समाप्त होगा, क्योंकि इधर शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं का गुणन शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं का गुणनखंड इसी रूप में आ रहा है। किस रूप में, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, हम जानते हैं कि किसी संख्या a के पावर n के लिए a का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, तो उसका अंत शून्य पर समाप्त होगा। ठीक ना। अब यहां पे क्या कहेंगे जी, कहेंगे यहां कहां पे जो स्थिति यहां क्वेश्चन बनी हुई है, यहां 6 का गुणनखंड, ठीक ना, पैराग्राफ से कहेंगे यहां 6 के पावर n में 6 के पावर n में नहीं छोटा होगा, 6 के पावर n में इधर लिख रहे हैं, इधर 6 के पावर n में 6 का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए प्राकृत संख्या n के लिए, इसलिए प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंत शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त क्या होगा बाबू, समाप्त नहीं होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए हो गया। इसका उत्तर एंगल लिखाएगा। अगर सर यहां पे कुछ अलग रहता तो उस हिसाब से अगर इसका गुणनखंड कुछ भी रहता, भाई टेंशन नहीं लेने का, इसका गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 तो इधर आ रहा है, साथ में 5 भी आ गया रहता तो हम कह देते अगर 2 और 5 यहां बनता तो 110% यहां कोई शून्य अंत में शून्य वाली ही संख्या होती, या तो 10 होती, नहीं तो 20 होती, नहीं तो 30, 40, 50। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से इसका जवाब हो चुका है, हमने लेट ए माना। अब कहा हम जानते हैं कि किसी संख्या a के पावर n के लिए a का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, तो उसका अंत शून्य पर समाप्त होगा। यहां 6 के पावर n में 6 का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंत शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जांच पड़ताल हो गया, आप इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 नहीं ना है, इसमें नहीं ना है, प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। 2 है, 2 छूट गया तब ना, खैर कोई बात नहीं, चलिए यहां 2 हम लोग ले लेंगे, 2 गुणे 1, यही ना है। व्याख्या करना है कि इतना भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या करना है कि इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो एक बात आपको सभी चैप्टर चालू किए थे तो हम शुरू में बताए थे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है तो हम लिख देंगे 2 गुणे 3, अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात बताइए, इसका उल्टा सोचिए, जब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो, तो अगर कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा तो क्या यह भाज्य संख्या नहीं होगा। बात सुनिएगा एक बार और। हमने कहा, थ्योरम में कहा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब उसका हम उल्टा बोल रहे हैं। क्या, अगर कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा तो उसे हम 100% कहेंगे कि किसी न किसी भाज्य संख्या का ही होगा गुणनफल है। तो जब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी कोई चीज व्यक्त हो रहा है तो 110% वह भाज्य संख्या होगा। क्लियर है। तो हम चाहते हैं कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें।
आप कहेंगे सर चाहते हैं कि ऑलरेडी हिले है, यहां 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। तो देखो अभाज्य संख्या है ना, 11 अभाज्य है ना, 13 अभाज्य है ना, 13 अभाज्य है ना, तो सब अभाज्य संख्याओं के रूप में है, लेकिन गुणनफल के रूप में सब नहीं है। यहां बीच में एगो प्लस आ गया है। इस प्लस को हटाकर जब सारा गुणा में हम चेंज कर देंगे तो समझ जाइए कि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। और जब यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा तो कह देंगे यह एक भाज्य संख्या है, खेल खत्म। बोलिए समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे करेंगे सर, बनाइए। तो सॉल्व में आइए और सबसे पहले भैया मेरे तो उसको लेट ए मान लो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। कोई दिक्कत है? अब प्लस को हटाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। प्लस को हटाकर गुणा के रूप में सब चिपका देंगे, कह देंगे पूरे दावे के साथ जो यह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो देखिए सर करते का है, हाई एगो पद है पूरा, हाई एगो पद है, इसमें भी 13 इसमें भी 13, 13 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 7 गुणे 11, आप प्लस में कितना 1। अब करेंगे 13 इंटू में 7, 11 7 77, 11 7 77, 77 को ये कितना होगा 78, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 78। बोलो 78 को फैक्टर तोड़ो, 13 तो नहीं टूटे क्योंकि 13 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। बोलो 78 भाज्य में आ गया है तो 2 से तोड़ोगे तो कितना 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3 3 3 9, यानी इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। बोलो भैया अब इसको क्या करो, सजाएगा 3 लिख दो, यहां 2 लिख दो, यहां 3 लिख दो, यहां 2 को 13 है तो 13 के पावर 2 लिख दो। आप बताओ यहां पे कह दो जे ए, जिसको आप ए माने हो, ए अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के रूप में है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। यह इतना एक भाज्य संख्या, इसको हमने क्या मान लिया है ए, तो हम ए के नाम से भी इसको पुकार सकते हैं? नहीं पुकार सकते हैं। जब आपका नाम रखा गया, आप एक आदमी हैं और आपका नाम रखा गया, जो भी नाम रखा गया उसी नाम से आप पुकारे जाएंगे। तो इसको हमने मान लिया ए, तो समझिए एक कह रहे हैं तो इसके बारे में ही हम कह रहे हैं। तो यहां कहेंगे, क्या कहेंगे, इसके नीचे लिखेंगे चूंकि ए अभाज्य संख्याओं के, ए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। अतः चाहे इसलिए ए एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बाबू कोई दिक्कत? क्योंकि हमारा मकसद था कि इसको भाज्य संख्या के रूप में करे, व्याख्या करी कि इतना भाज्य है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। राइट? कोई दिक्कत किसी को, परेशानी? 1 नंबर सवाल बन के तैयार। सारे थ्योरी पर डिपेंड है, जो थ्योरी आप पढ़े हो उसको, प्रत्येक बात को दिमाग में जितना अच्छा से रखिएगा उतने बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब उसको मान लीजिए लेट भैया बी, जब इसको ए माने तो उसको बी मानो। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का प्लस कितना 5। आप समझ रहे हो क्या करना है ना बाबू? इस पूरे एगो पद है, हाई एगो पद है, हाई एगो पद है, क्योंकि 2 पदों को प्लस के द्वारा जोड़ा गया है। बोलिए इसमें से कॉमन लीजिए कितना 5, 5 कॉमन लेगा बाबू मेरे, तो यहां होगा तुमको 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का प्लस में कितना 1। अब यहां 5 गुणे गुणा करो, 7 छक 42 और 4 3 12, 12 दूना 24, 24 में 42 से गुणा करो और फिर 1 जोड़ो तो 24 गुणे 42 ना जी, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौका 16 और 4 दूना 9, 4 दूना 9, 8 6 4 10, 9 1 10 है। इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 1009। सही गुणा किए हैं ना, थोड़ा चेक कर लो। 7 6 4 3 12 दूना 24 में 42 से, 24 में 42 से, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 24 चौका 96, सही है। 8 6 4 10, 9 1 10, 1008। 1008 यहां तक आ रहा है गुणा करने पर, उसमें 1 जोड़ेंगे 1009। क्या 1009 किसी संख्या से फैक्टर टूटेगा? बताओ। 1009 देखो 9 1 10, 2 से तो कटेगा नहीं,
3 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो सोचना ही छोड़ दो, 7 से चेक करो, 7 कम 7, 3 आएगा 30, 7 चौका 28, 2 आएगा 29, 7 से नहीं कटेगा। फिर 11 से तन चेक कर लो, 11×9 99, 1 आएगा 11×9 कट जाएगा। 11×9 तो 9 से भी कट जाना चाहिए इसको। 11×9 1 आएगा तो 19 ना होगा, नहीं कटेगा, सॉरी। 13 से 13 5 13 91, 13 100 में से 91 बचा कितना 9, 9 बगल 99, 99 13 से नहीं कटेगा। 17 से चेक करो, 17 से 11 के बचे के बाद 12 के बाद छोड़ दो, क्योंकि 12 से अगर कटता तो 2 और 3 से कटना मैंने कटा होता तबे 12 से कट सकता। 13 से चेक करो, 13 से चेक कर ही लिए शायद। 14 से नहीं चेक करना है, छोड़ दो, 7 से 2 से नहीं कटा है, 15 से छोड़ दो, 16 से भी छोड़ दो, 17 से चेक करो। 17 5 17 1 से 2 अधिका हो जाएगा 85, 15 आएगा तो 15 मतलब हो जाएगा 159, नहीं कटेगा 17 से। 19 से चेक करो, 19 5 95, फिर 5 आएगा 59, नहीं कटेगा। 23 से चेक करो, 23 कितना होगा 20 25 100, 23 चौका बताओ कितना होगा। 23 चौका 4 3 12, 92, और 92 बचेगा 8, 8 बचेगा तो कितना होगा 89, कटेगा का नहीं कटेगा। इसका मतलब इतना ही छोड़ दो, ये अभाज्य संख्या होगा। समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो कह सकते हो यहां पे जगह इसमें लिखा गया है चूंकि b अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, अतः इसलिए b एक भाज्य संख्या है, काम खत्म। इसको भी भाज्य दिखाना था ना, कोई भी भाज्य संख्या होगा उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब उसका विपरीत समझो, जब कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त है तो 110% वह भाज्य संख्या ही होगा, काम खत्म। तो जैसे इसमें लिखे हैं चूंकि b अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, b अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसलिए b एक का है बाबू भाज्य संख्या, b एक भाज्य संख्या है। नोट करिए, सेवा समाप्त है दोनों। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कुछ ऐसा पथ होगा बाबू, एक खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, पथ माने रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया एक चक्कर कितना मिनट में लगाती है 18 मिनट, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। है सोनिया, ये कौची रवि, पक्का है कि रवि तेज दौड़ रहा होगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए दोनों बच्चे यहां ए स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर माने एक समय छूटते हैं, तो एगो 18 मिनट में मार रहा है, एगो 12 मिनट में एक चक्कर मार रहा है कि नहीं है। एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में, दिशा होना चाहिए, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितना समय के बाद पुनः दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे, यही हमें निकाल के क्या करना है, बताना है। कितना समय के बाद दोनों जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पे मिलेंगे। एक बात बताइए, जो 18 क्या बोल रहा है 18 मिनट ना है, जो 18 मिनट में सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर मारती होगी, 12 मिनट में एक चक्कर मारता होगा, है कि नहीं है। तो देखो हो क्या रहा है, कैसे इस चीज को फील करने की कोशिश करो। हमें पट दे कह देंगे एलसीएम निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। और कितना 36 इसका आंसर आएगा। 36 मिनट के बाद फिर पुनः वो एक ही स्थान पर मिलेंगे जहां से चले थे। 12-18 का एलसीएम कितना होता है 36, सीधी सी बात है। लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन में है क्या जो एलसीएम निकालने पर हमें विवश कर रहा है, इसको सोचना सबसे जरूरी है। बुझ रहे हो ना तो एलसीएम का तू पूछेगा सर कैसे एलसीएम, है भाई एलसीएम का चैप्टर चल रहा है, निकालो एलसीएम, तू तो आंसर मिलाएगा खुश। लेकिन समझने का फील करो, जब मान लो
इसका रफ्तार स्लो होगा, दोनों एक ही समय में चले। अभी कहां सोनिया अगर यहां पे होगी तब तक सपोज दैट एक चक्कर मार लिया होगा, कौन, रवि, तेज चला होगा। फिर जब तक ये लड़की यहां आके फिर इधर चलना प्रारंभ करेगी, ठीक ना, चलेगी, तले फिर एक चक्कर मार के इसको यहां पे कहीं क्रॉस करेगा, बोलो, माने यहां से फिर एक चक्कर मार के आया, तब तक मान लो सपोज दैट ये लड़की यहां तक पहुंची होगी, फिर यहां अपना एक चक्कर पूरा करके यहां तक आई होगी, तो फिर लड़का कहां करेगा, इसको यहां पे क्रॉस करेगा, इसका मुलाकात यहां होगा, होगा ना। समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये 12 रवि 12 दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किए, 18 मिनट के बाद एक चक्कर यहां पहुंचेगी, कौन, सोनिया। अब 12 मिनट में पहुंचेगा, मतलब 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा, कौन, रवि। तो अगर सोनिया अगर है नहीं रहेगी तो ये आगे रहेगा। तो मान लो सपोज दैट सोनिया यहां पे है, तब तक रवि भाई यहां आ गए का। अब फिर क्या होगा, यहां से रवि अब दूसरा राउंड अपना शुरू करेगा ना, दूसरा राउंड में तले कुछ दूर यहां तक आ गया रहेगा, सपोज दैट कुछ आगे बढ़ गया रहेगा, तब इसका एगो यहां पे आएगा, कौन आएगी, सोनिया। तब सोनिया का एक चक्कर होगा और रवि भाई का एक चक्कर के बाद से यहां तक ही पहुंच गए रहेंगे। बोलिए, फिर अब दूसरे चक्कर के लिए चलेगी, आगे बढ़ेगी, कौन, सोनिया यहां से चलना शुरू करेगी, तब तक पता चलेगा कि सोनिया अगर यहां तक पहुंची है, कहां पर, यहां पहुंची है, तब तक क्या हो गया, ये दूसरा चक्कर मार के पहले फिर इसको यहां पे क्रॉस कर दिया, कौन, रवि। तो यहां मुलाकात हुआ, समझ में आया। ऐसा करते 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 जब पीछे रहेगी तले बार बार इसे कहीं कनऊ उसको क्रॉस कर रहा होगा, कौन, रवि। तो कितना देर के बाद वहां क्रॉस करेगा, वहां पे मिलेंगे जहां से वो चलना शुरू किए थे। बुझा गया क्वेश्चन का मतलब, बुझाया। अब इसमें एलसीएम की बात क्यों हो रही है, दोनों कितना देर के बाद मिलेंगे, दोनों के लिए समय वो एक्चुअल होगा, दोनों के लिए वह समय खास होगा, जितना देर के बाद वो क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए हम क्या निकालते हैं, वो छोटी सी छोटी संख्या, ऐसे तो बहुत बार वो मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर, लेकिन सबसे पहला समय कौन होगा जिस समय में वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पहला आप जानते हो 6 और 8 का बात करें हम एलसीएम का, तो वह छोटी सी छोटी नंबर जिससे जो इन दोनों से कट जाए, आप कहो सर 24 होगा, उससे बड़ा 48 भी होगा, उससे बड़ा 24 72 भी होगा, 96 भी होगा, ये सब दोनों से कटेगा, लेकिन सब इसका एलसीएम नहीं ना बनता है, कौन, फर्स्ट वाला। वैसे ही यहां पर भी कहानी बन रही है कि मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट बार वो समय कितना देर का अंतर होगा जहां पे वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस बात से यह स्पष्ट हो रही है कि हमें एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम बताएगा जो वह समय कितना देर का होगा जहां जितना समय के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। तो यहां से ये बात स्पष्ट कर लेना है जो एलसीएम ही वो चीज क्या कर सकता है, दे सकता है। तो एलसीएम इसका हमें क्या करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। तो सॉल्व में आएंगे और कहेंगे यहाँ पे क्या है, एगो 12 है, एगो 18 है। अब एलसीएम जैसे मन करे वैसे निकालिए, यहाँ थोड़ी कहा 21 विधि से, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं तो उसी विधि से निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो 12 का तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणे 1 माने 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 1, बोलो। 18 को तोड़ोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 माने 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 1। क्लियर है। अब तुम निकालेगा बाबू एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 कमा 18। एलसीएम में उभयनिष्ठ की कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो सबसे बड़ा वाला। तो 2 के पावर यहाँ 2 लेना है और 3 के पावर यहाँ पे 2 लेना है। 2 दूना 4, 3 तरीका 9, 9 चौका कितना होगा 36 कह देंगे। जो अतः 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, ठीक ना, दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद दोनों कहां पे बाबू, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर कहां होंगे, मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से इस चैप्टर का होता है समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी देंगे। आज इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है होमवर्क वो लिखते हैं, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।